आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा कैसे बना। कांग्रेस की और पंडित नेहरू की कश्मीर पर क्या पॉलिसी थी, मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की कश्मीर को लेकर क्या स्ट्रैटेजी थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कश्मीर को लेकर असल झगड़ा क्या हुआ, जो कश्मीर के महाराजा हरि सिंह थे वो क्या सोच रहे थे कश्मीर को लेकर, महाराजा हरि सिंह के प्राइम मिनिस्टर रामचंद्र काक वो कैसे एक पावर सेंटर बन गए और आते आते वो ही कैसे महाराजा द्वारा अरेस्ट हुए, और ऐसी क्या परिस्थितियां थी जो पंडित रामचंद्र काक जम्मू कश्मीर छोड़कर ही भागना चाहते थे, जो कि एक वक्त कश्मीर के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन थे। जिसमें हम डिस्कस करेंगे 1930s और 1940s में कश्मीर का पॉलिटिकल सिनेरियो और आज़ादी से पहले पहले कश्मीर में सिचुएशन क्या थी, और कांग्रेस, ब्रिटिश, मुस्लिम लीग और महाराजा हरि सिंह के बीच क्या पक रहा था। एक जली हुई कुरान मिलती है जिसके बाद श्रीनगर में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है। दूसरी तरफ थे नेहरू, जिनका मानना था कि रियासतें भारत का ही हिस्सा हैं और उनको इंडिपेंडेंस बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। तो ये नेहरू मुस्लिम लीग के अगेंस्ट स्टांस ले रहे थे। नमस्कार, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा कैसे बना। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में कबायली भेजे जाते हैं जो श्रीनगर तक पहुंचने ही वाले थे, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साइन होते ही इंडियन आर्मी ने टाइम पर इंटरवीन किया और पूरे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के कब्जे में जाने से बचा लिया। मामला यूएन में गया और यूएन ने प्लेबिसाइड करने को कहा। तब तक के लिए पाकिस्तान के कंट्रोल में जो एरियाज आए, एक जिसे पाकिस्तान ने जानबूझ के आज़ाद कश्मीर का नाम दिया, दूसरा था नॉर्दर्न एरियाज जिसे हम आज के टाइम पे गिलगित बल्तिस्तान भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था जहां अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। वहां वाइस रॉय का एक रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त होता था जिसे रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता था। डोगरा राजवंश का अंग्रेजों से एक अजीब रिश्ता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए जम्मू कश्मीर बहुत स्ट्रेटेजिक एरिया था, क्योंकि एक तो ये बॉर्डर स्टेट था, चाइना और अफगानिस्तान से लगता था, और रशियन एम्पायर भी कश्मीर में एंट्री करने की फिराक में रहता था। इसीलिए शुरू में ब्रिटिश ने डोगरास को सपोर्ट किया। डोगराज ने ब्रिटिश की निगरानी में ही गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख पर अपना कंट्रोल जमाया। अंग्रेजों को ये डर था कि कहीं डोगरा एम्पायर इतना भी बड़ा ना बन जाए कि वो अंग्रेजों के लिए चुनौती बन जाए, इसीलिए अंग्रेज डोगरास पर हमेशा नजर भी रखते थे। अंदरूनी मामलों में जाए तो 1920s 1930s तक आते आते पूरे भारत में जो माहौल था उसका असर जम्मू कश्मीर पे भी पड़ रहा था, और सबसे पहले संगठित होने वाला ग्रुप था कश्मीरी मुसलमान। इसकी एक वजह थी, कश्मीर की आप ज्योग्राफी देखिए तो कश्मीर से जो नदियां निकलती हैं, झेलम, इंडस, ये वेस्टर्न पंजाब में जाती हैं, तो कश्मीर वैली का जो एक्सेस था वो बहुत लिमिटेड था। और मैं आपको बता दूं कि 1947 तक कश्मीर से एक ही मुख्य सड़क निकलती थी, उसको झेलम रोड कहते थे, जो झेलम नदी के साथ साथ वेस्टर्न पंजाब में जाती थी। श्रीनगर मुजफ्फराबाद से होते हुए रावलपिंडी तक ये रोड जाती थी, जो कि आज के टाइम पाकिस्तानी पंजाब में है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कश्मीर का जो एकमात्र एग्जिट रूट था वो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले वेस्टर्न पंजाब से होके जाता था, जो कि आज पाकिस्तान में है। तो जो पंजाबी मुस्लिम एरियाज में जो ट्रेंड्स थे, वहाँ जो पॉलिटिक्स थी, उसका असर सीधा सीधा कश्मीरी मुसलमानों पर डायरेक्टली पड़ रहा था, और कश्मीरियों की बहुत बड़ी पॉपुलेशन पंजाब में भी सेटल हो रही थी। धीरे धीरे कश्मीर में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी बढ़ रही थी, और ये एक हिंदू वर्सेस मुस्लिम इशू भी बन रहा था। पंजाब से मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज महाराजा की पॉलिसीज का विरोध कर रही थी, और कश्मीरीज भी इससे इन्फ्लुएंस हो रहे थे। 1931 में एक ऐसी घटना होती है जो कश्मीर को हमेशा के लिए बदल देती है। एक जली हुई कुरान मिलती है, जिसके बाद श्रीनगर में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है। प्रोटेस्ट में डोगरा सरकार द्वारा गोलियां चलाई जाती हैं और 22 कश्मीरियों की मौत होती है। इस वजह से महाराजा पर भी ब्रिटिश प्रेशर बनाते हैं कि वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करें, डेमोक्रेसी लाएं, इलेक्शंस इंट्रोड्यूस करें। पंजाब में ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी नाम की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का भी गठन होता है, जिसमें डॉक्टर इकबाल, मौलाना हसरत मोहानी, फ्यूचर में पाकिस्तान के पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सर जफरुल्लाह खान जैसे मुस्लिम दिग्गज नेता शामिल होते हैं। कश्मीर के इन प्रोटेस्ट्स में एक लीडर निकल के आता है जिसका नाम होता है शेख अब्दुल्ला, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की सरकारी नौकरी छोड़ के फुल टाइम पॉलिटिशियन बन गए। 1931 के प्रोटेस्ट्स में उनको जेल हुई, और जेल होने के बाद 1932 में वो जम्मू कश्मीर की पहली पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाते हैं,
और ये डेवलपमेंट्स जवाहरलाल नेहरू भी बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू खुद भी कश्मीरी पंडित थे, तो कश्मीर को लेके उनका एक नेचुरल रुझान था। नेहरू और शेख अब्दुल्ला कश्मीरियों को डोगरा साम्राज्य से आज़ाद करवाना चाहते थे। 1937-38 के आसपास ये पहली बार दोनों मिले, जिसके बाद शेख अब्दुल्ला ने अपने कुछ साथियों के साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से निकल के अपनी पार्टी का नाम बदल के नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया, क्योंकि नेहरू से मिलकर शेख अब्दुल्ला को लगा कि अगर उनको कश्मीर का लीडर बनना है तो उसमें नॉन मुस्लिम्स को भी रिप्रेजेंटेशन देनी होगी। पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला का एक कॉमन दुश्मन था, जैसा कि मैंने बताया, जो था महाराजा हरी सिंह। नेहरू को इस बात से चिढ़ थी कि ब्रिटिश रियासतों को ब्रिटिश इंडिया से अलग रखा जाता है, और इस डुअल पॉलिसी की वजह से जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, कल को ऐसा ना हो कि वो अलग इंडिपेंडेंस मांग लें। रियासतों पर प्रेशर बनाने के लिए कांग्रेस ने नेहरू की लीडरशिप में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस यानी AISPC को भी एक्टिवेट करा, और यहीं से शुरू होता है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला की नई पार्टी का गठजोड़। 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन दिया, और इसका सीधा असर इंडिया के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज पर पड़ा। बहुत सारे मुस्लिम नेता ऐसे भी थे जो मुस्लिम लीग का विरोध करते थे और कांग्रेस के साथ खड़े थे, और वो पाकिस्तान को अपोज कर रहे थे, जिसमें शेख अब्दुल्ला भी थे। कांग्रेस मुस्लिम लीग का झगड़ा कश्मीर तक भी पहुंच गया, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो कि वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी जैसा मैंने बताया पहले बनी, वो मुस्लिम लीग के साथ सपोर्ट में आ गई। तो कश्मीर में मुख्य तो दो पार्टियाँ हुई। पहली थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जो निकली थी शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब इन दोनों पार्टीज में भी बहुत लड़ाइयाँ होती रहीं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वालों का नाम बकरा पड़ गया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों का नाम शेर पड़ गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉपुलैरिटी कश्मीर वैली तक महदूद थी, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का बेस जम्मू के मुसलमानों में था। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में फैक्शनबाजी भी बहुत थी, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो बड़े लीडर थे उनका नाम था मीरवाइज यूसुफ शाह, और दूसरे बड़े लीडर का नाम था चौधरी गुलाम अब्बास। तो मीरवाइज यूसुफ कश्मीर में पॉपुलर थे, और गुलाम अब्बास जम्मू में पॉपुलर थे, और इन दोनों में भी आपस में बड़े झगड़े थे। जिन्ना जो थे, मिस्टर जिन्ना, वो एक तरफ तो कांग्रेस को कमजोर रखने के लिए प्रिंसेस के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करते थे, लेकिन वो महाराजा हरी सिंह की भी मुसलमानों को लेके पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे। दूसरी तरफ थे नेहरू, जिनका मानना था कि रियासतें भारत का ही हिस्सा हैं और उनको इंडिपेंडेंस बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। तो ये नेहरू मुस्लिम लीग के अगेंस्ट स्टांस ले रहे थे। 1944 में मिस्टर जिन्ना कश्मीर जाते हैं, और ये उनका आखिरी विजिट भी साबित होता है। मिस्टर जिन्ना को वेलकम करने दोनों मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स आते हैं। शेख अब्दुल्ला ने भी उनका बहुत जोरों शोरों से स्वागत किया, लेकिन अब्दुल्ला से मिस्टर जिन्ना का झगड़ा खुलकर बाहर आता है, और कहा जाता है कि उनको अब्दुल्ला द्वारा धमकाया भी गया। जिन्ना का कश्मीर जाने का मकसद था कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ लाया जाए, ताकि मुस्लिम सपोर्ट कंसोलिडेट हो और कांग्रेस के खिलाफ जाए। लेकिन जिन्ना असफल रहे, और हताश होकर उनको वापस लौटना पड़ा। अब 1945 में पंडित रामचंद्र काक जम्मू कश्मीर के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और अपनी पॉलिसीज की वजह से वो कांग्रेस और शेख अब्दुल्ला के नंबर 1 दुश्मन बन जाते हैं। पंडित रामचंद्र काक सारी पावर अपने अंडर ही सेंट्रलाइज कर लेते हैं, और आपको याद होगा 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 भी ख़त्म हो चुका था। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनती है, जिसने ऐलान कर दिया कि धीरे धीरे इंडियंस को पावर सौंपकर ब्रिटिश इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। अब यही शुरू होती है असली लड़ाई। कांग्रेस ने कहा कि उनको अनडिवाइडेड इंडिया चाहिए, मुस्लिम लीग ने कहा कि उनको पाकिस्तान चाहिए, और जम्मू और कश्मीर और अन्य रियासतों ने अपनी इंडिपेंडेंस की मुहिम शुरू कर दी। इंडिया के फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन ब्रिटेन से भारत आता है, और वो कश्मीर में भी कुछ दिन रहता है। अब चूंकि प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश के अच्छे संबंध थे, और प्रिंसली स्टेट्स ने वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की बहुत मदद की थी, तो अंग्रेजों से अपनी आज़ादी की गारंटी भी ये रियासतें मांग रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैबिनेट मिशन को चिट्ठी लिख दी कि जम्मू कश्मीर का फ्यूचर राजा हरी सिंह नहीं, जम्मू कश्मीर के लोग तय करेंगे। और मई 1946 में इसी कॉन्टेक्स्ट में शेख अब्दुल्ला एक नारा लगाते हैं, जो नारा होता है क्विट कश्मीर, डोगरा राज मुर्दाबाद, जिसके तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब्दुल्ला के गिरफ्तार होते ही नेहरू कश्मीर रवाना हुए, और बॉर्डर एंटर करते ही नेहरू को गिरफ्तार करके इंडिया वापस भेज दिया गया। जुलाई में पंडित नेहरू फिर से जम्मू कश्मीर गए। इस बार बॉर्डर पे उनको रोका गया और कहा गया कि आप एक अंडरटेकिंग साइन करिए
कि आप जम्मू कश्मीर में जब होंगे तो जम्मू कश्मीर के कानूनों का उल्लंघन नहीं करेंगे। नेहरू इस बात को मना कर देते हैं और वो आगे श्रीनगर की ओर बढ़ते हैं। नेहरू के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी के सीनियर जनरल शाहनवाज खान भी थे, जिनका हमें याद है लाल किले में ट्रायल भी हुआ था। अब सरकारी रिपोर्ट ये कहती है कि नेहरू के श्रीनगर आते ही भीड़ जमा हुई उनको रिसीव करने के लिए, और जब पुलिस आई तो नेहरू ने एक सब इंस्पेक्टर की पिटाई कर दी। उन्होंने अब्दुल्ला से जेल में मुलाकातें की और अब्दुल्ला का ऑफिशियल लॉयर कांग्रेस के सीनियर लीडर आसफ अली को नियुक्त किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब नेहरू कश्मीर गए, वो बहुत लोगों से मिले, मुस्लिम और पंडित दोनों के लीडर से मिले, लेकिन उनको देखने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हज़ारों की भीड़ जमा हुई। और हम इसके कंपैरिजन में देखें तो जब 1944 में मिस्टर जिन्ना गए तो उनको देखने बहुत लोग आए थे, जिसकी वजह से शेख अब्दुल्ला भी इनसिक्योर हो गए। तो कश्मीर का एक क्लियर मुकाबला मिस्टर जिन्ना वर्सेस शेख अब्दुल्ला का हुआ, और मिस्टर अब्दुल्ला बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कश्मीर में उनसे भी बड़ा एक लीडर उभर के आए, और यही वजह थी कि कश्मीर में कांग्रेस अपने दम पर मजबूत नहीं हो पाई। उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस और शेख अब्दुल्ला को खुली छूट दे दी कि आप ही यहाँ पे निज़ाम चलाइए, और नेहरू को ये लगता था कि अगर कश्मीरियों का कोई असली लीडर है तो वो शेख अब्दुल्ला ही है। बहरहाल सितंबर 1946 में शेख अब्दुल्ला जो अरेस्ट हुए थे उनको 3 साल की सज़ा सुनाई गई। उसी टाइम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी अपनी गतिविधियां तेज़ कर दी, जो शेख अब्दुल्ला की राइवल पार्टी थी। उन्होंने सीक्रेट ट्रेनिंग सेंटर्स खोले और मुस्लिम नेशनल गार्ड नाम से एक पैरामिलिट्री बॉडी भी खड़ी करने की योजना बना दी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर्स ओपनली कहने लगे कि डायरेक्ट एक्शन डे जैसे कलकत्ता में हुआ, अब वो जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए। लेकिन भड़काऊ भाषणों के चलते मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लीडर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया महाराजा के द्वारा। जम्मू कश्मीर में उस वक्त असेंबली इलेक्शंस भी होने वाले थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया। लेकिन मिस्टर जिन्ना ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लीडर्स को एडवाइस दी कि आप इलेक्शंस में शामिल हों और पावर हासिल करें। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने फरवरी 1947 में ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि जून 1948 तक ब्रिटिश इंडिया से चले जाएंगे, और माउंटबैटन को नया गवर्नर भी बना दिया। तब तक पार्टीशन की डेट अनाउंस नहीं हुई थी और इसीलिए मुस्लिम लीग ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। फरवरी मार्च 1947 में पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, जो कश्मीर के बॉर्डरिंग स्टेट्स थे, वहाँ बड़ी तादाद में दंगे शुरू हुए और वहाँ से रिफ्यूजीज भाग के जम्मू कश्मीर में आने लगे। दंगों का असर जम्मू कश्मीर के माहौल पर भी पड़ा। रियासत के अखबारों पर पंजाब वगैरह के हिंदू मुस्लिम दंगों की कवरेज पर बैन लगा दिया गया। इसी वक्त पंजाब से भी मुस्लिम लीग के वर्कर्स जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ काम कर रहे थे, वो भी रियासत में एंटर करने लगे। आते हैं 3 जून 1947। ये वही दिन है जब माउंटबैटन पार्टीशन अनाउंस करते हैं। इसमें रियासतों के लिए कोई ठोस प्लान नहीं था, इसमें ब्रिटिश इंडिया के लिए प्लान था, लेकिन रियासतों के लिए वही पुराना अरेंजमेंट था कि अंग्रेजों के जाने के बाद रियासतों को फ्रीडम होगी कि वो आज़ाद रहें या इंडिया पाकिस्तान में से किसी एक को चुन लें। नेहरू को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि जम्मू कश्मीर आज़ाद रहे या पाकिस्तान का हिस्सा बने, और वो कश्मीर जाने के लिए फिर तैयार हो गए ताकि वो शेख अब्दुल्ला को जेल से आज़ाद करवा सकें और महाराजा का भी तख्ता पलट करवा दें। लेकिन बीच में उनको माउंटबैटन ने रोक लिया और बदले में माउंटबैटन महाराजा हरी सिंह से मिलने खुद कश्मीर चले गए। वहां जाके माउंटबैटन ने महाराजा को समझाया कि रियासत का इंडिपेंडेंट रहना बहुत मुश्किल है, तो उनको इंडिया या पाकिस्तान में से एक चूज करना पड़ेगा। उन्होंने महाराजा को ये भी कहा कि वो अपना डिसीजन जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन और जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी को देखकर लें। इसका इनडायरेक्ट मतलब यही था कि कश्मीर पाकिस्तान को ज्वाइन करे। महाराजा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, और जब माउंटबैटन ने दोबारा उनसे मिलना चाहा तो महाराजा ने पेट दर्द का बहाना दिया और उनको मिलने से इनकार कर दिया। अब माउंटबैटन इस अनसक्सेसफुल मीटिंग से दिल्ली आ जाते हैं। माउंटबैटन के दिल्ली आते ही गांधी जी उनसे मिलने पहुंच जाते हैं और जिद करते हैं कि या तो नेहरू को कश्मीर जाने दिया जाए या गांधी जी खुद उधर जाएंगे। माउंटबैटन ये लिखते हैं कि वो बहुत टेंशन में आ गए थे, क्योंकि अगर नेहरू उस वक्त कश्मीर चले जाते और महाराजा के खिलाफ कुछ स्टेप लेते तो दुनिया में ये इंप्रेशन जाता कि ये ब्रिटिश ही हैं जो कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं और कश्मीर को प्रेशर डाल रहे हैं। माउंटबैटन को ये भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि नेहरू के कश्मीर आते ही महाराजा पाकिस्तान को ही सपोर्ट दे दें, क्योंकि नेहरू महाराजा के बहुत खिलाफ थे। और माउंटबैटन को ये भी लगा कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम लीग वाले ही महाराजा को किडनैप करके ले जाएं और उनसे ज़बरदस्ती एक्सेशन साइन करवा लें, क्योंकि रियासत में उस वक्त हालात बहुत ख़राब हो चुके थे।
तो माउंटबेटन ने गांधी जी को ये समझाया कि आप कश्मीर जाइए। उन्होंने गांधी जी को कश्मीर जाने की अनुमति दी और ये शर्त रखी कि गांधी जी कश्मीर जाकर कोई भड़काऊ भाषण नहीं देंगे। तो आते हैं हम महाराजा के स्टेट ऑफ माइंड पर। अब महाराजा के सामने दो चुनौतियां थी। एक तो मिस्टर जिन्ना का ऑफर कि जम्मू कश्मीर अगर पाकिस्तान का हिस्सा बनता है तो महाराजा की पावर और अथॉरिटी दोनों में इजाफा होगा। लेकिन इस केस में महाराजा को एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता कि उनको एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री का पार्ट बनना पड़ता। दूसरी ओर कांग्रेस की स्पष्ट पॉलिसी थी कि इंडिपेंडेंस मिलते ही सारी पावर महाराजा से छीन के शेख अब्दुल्ला को दे दी जाएगी। तो महाराजा इंडिया के साथ भी आने में कतरा रहे थे। अब महाराजा के प्राइम मिनिस्टर, जो रियासत के प्राइम मिनिस्टर पंडित रामचंद्र काक थे, वो कश्मीर का फ्यूचर डिस्कस करने के लिए गांधी जी, सरदार पटेल, मिस्टर जिन्ना सबसे मिले। और मिस्टर जिन्ना ने तो रामचंद्र काक को ऑफर भी दिया कि अगर कश्मीर इमीडिएटली पाकिस्तान को एक्सीड करता है तो कश्मीर रियासत को ज्यादा पावर मिलेंगी। और पंडित काक जैसे ही सब लीडर्स से वापस मिल के कश्मीर आए तो महाराजा ने उनको गिरफ्तार करवा दिया। और ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक डिसीजन था। एक्चुअली बात ये थी कि पंडित काक जानते थे कि महाराजा क्या सोच रहे हैं, इसलिए वो कश्मीर से भागने का प्लान बना रहे थे। दरअसल महाराजा इंडिया पाकिस्तान दोनों के साथ रिस्पेक्टेबल टर्म्स पे रहना चाहते थे, क्योंकि वो जम्मू और लद्दाख के हिंदू और बुद्धिस्ट को भी साथ रखना चाह रहे थे। वो उनके बारे में भी सोच रहे थे। उसी के साथ साथ जो कश्मीर के इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं जो पाकिस्तान में जा रहे थे, जो ट्रेड रूट कराची तक जा रहे थे, महाराजा उसके बारे में भी टेंशन ले रहे थे। और पाकिस्तान में जो कश्मीर की मेन रोड जो पाकिस्तान निकलती थी, महाराजा उसको भी छोड़ नहीं सकते थे। और पंडित काक ये जानते थे कि महाराजा खुद एक डुअल माइंड में है और इसलिए पंडित काक भी तैयार थे कि मैं कश्मीर छोड़ के चले जाता हूँ और महाराजा खुद ही देखें। पंडित काक के हटाए जाने के बाद मुस्लिम लीग और मिस्टर जिन्ना को भी ये यकीन हो गया कि ये कदम जम्मू और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनाने के लिए उठाया जा रहा है, क्योंकि पंडित काक पाकिस्तान के लीडर से टच में थे और कुछ डिस्कशंस उनके चल रहे थे। लेकिन पंडित काक के हटाए जाने के बाद ये सब कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, जम्मू कश्मीर के आर्मी चीफ, पुलिस चीफ, सबको हटा दिया गया और एक तरीके से स्टेट की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन अगस्त 1947 के आते आते कोलैप्स हो गई।